माँ जी, आपका बेटा ही अकेले नहीं काम करता है, जो थक के बैठ जाता है और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। मैं भी पूरे दिन ऑफिस का काम करती हूँ, थकान मुझे भी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है मेरी भी, तो फिर अकेले कैसे आपके बेटे ही थक जाते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मेरे माँ बाप ने पैदा किया है। मैं भी पूरे दिन ऑफिस का काम ही करती रहती हूँ। ये अलग बात है कि आपका बेटा बाहर जाके काम करता है और मैं घर के अंदर रह के काम करती हूँ। और सही नज़रों में देखा जाए तो मैं ऑफिस के साथ साथ पूरा घर भी संभालती हूँ। आपको तो काम वाली पसंद नहीं है, काम वाली को लगाने नहीं देंगी, और घर के काम में भी आप मेरी कोई भी मदद नहीं करेंगी, तो अकेले सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। मेरे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो गई। मेरी थकान आपको क्यों नहीं दिखती है? आज खाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो आप इतना हो हल्ला मचा रही, अपने बेटे को बैठाकर बहू के खिलाफ भड़का रही हैं। 8 घंटे से लगातार सिस्टम पर काम करते करते सर कैसे फट जाता है, आपको इसका जरा भी अंदाज़ा है? कौन सा पहाड़ टूट जाता है जो मैं सिस्टम बंद करने के बाद आधे घंटे के लिए बस लेट जाती हूँ? मेरी भी कमर टूट जाती है। हाँ, तभी तो कहती हूँ बहू कि पूरे दिन तो बैठी ही रहती हो, बैठे बैठे ही तो काम करती हो। कम से कम बीच बीच में टहल भी लेती, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करती, तो खाना बनाने में लेट नहीं होता। इतना भी कोई नहीं काम होता ऑफिस का जो तुम 5 मिनट के लिए बीच बीच में उठ नहीं सकती। माँ जी, जब आप काम नहीं करती हो तो आप नहीं समझ सकती कि ऑफिस का काम कैसा होता है। आपको तो कहना है ना, जरा अपने बेटे से पूछ के देखिए कि पूरे दिन ऑफिस में काम करते हुए इन्हें 10 मिनट का भी टाइम मिलता है कि ये किसी से फ़ोन पर भी बात कर लें। साधना, तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? मैंने क्या किया? मैं तो एक बार भी नहीं बोल रहा कि मुझे खाना दे दो। भाई माँ हैं, उनको भूख लग जाती होगी, वो मांग रही हैं, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे क्यों घसीट रही हो? सास बहू की लड़ाई में घसीट नहीं रही, लेकिन कम से कम आप माँ जी को समझा तो सकते हैं कि ऑफिस टाइम में बस ऑफिस का ही काम होता है, घर का काम नहीं हो सकता। घर का जितना भी काम होता है मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हूँ। खाना दोपहर का नहीं बना सकती, इसलिए सुबह ही सारा खाना भी बना देती, ताकि माँ जी को जब भी भूख लगे कम से कम खाना लेके खा सकें। अब इतना तो कर ही सकती हैं ना। एकदम से हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? बहू की बातें सुनकर निर्मला जी नाराज हो जाती हैं और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। माँ को गुस्से में देख राहुल कहते हैं, लो भाई, हो गया कल्याण, अब तो माँ खाना भी नहीं खाएगी। अभी तक तो माँ को भूख लगी थी, लेकिन मुझे लगता है अब उनकी भूख भी मर गई। साधना, अब तुम्हारे ऊपर है कि माँ को खाना कैसे खिलाना है। भाई, मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। कहते हुए राहुल दोनों हाथ खड़े करके सीधे कमरे में चले जाते हैं। साधना भी माँ जी को मनाने की कोशिश नहीं की, चुपचाप किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। एक तो सुबह तड़के 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नाश्ता, फिर दोपहर का खाना भी सुबह ही बना देती, क्योंकि 9 बजे सिस्टम पर बैठने के बाद तो 5 बजे तक बिल्कुल भी उठने का टाइम नहीं मिलता है। बस दोपहर को जो आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है वही टाइम मिलता है। उसमें भी साधना को घर का सामान, किचन का सामान, सब्जी, दूध सब कुछ मंगाना पड़ता है। बाहर जाकर लाने का टाइम नहीं होता, इसलिए सब कुछ ऑनलाइन ही मंगाती थी। राहुल कभी भी दूध का एक पैकेट भी लेके नहीं आते, खाली हाथ आते, खाली हाथ ही चले जाते थे। सब कुछ साधना के ऊपर ही था। ऊपर से माँ जी एक काम वाली को भी घर में नहीं रहने देती। उसके काम में इतने नखरे निकालती कि दूसरे दिन ही काम वाली काम छोड़ के भाग जाती। खुद तो हाथ पैर चलाती नहीं, दूसरे को करने नहीं देती। आखिर ऐसे में साधना कब तक बर्दाश्त करती? आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, मीटिंग लेट तक हुई, तो माँ जी अपनी शाम की चाय भी बनाकर नहीं पी। बार बार घड़ी देखती रहीं और साधना के उठने का इंतजार करने लगी कि कब साधना उठे और किचन में जाकर चाय बनाए। लेकिन आज साधना के ऑफिस के काम में लेट हो गया और इनका मुंह फूल गया। जैसे ही राहुल घर आए, निर्मला जी राहुल के आगे सारी शिकायत का पिटारा लेकर बैठ गई और जितना हो सकता था साधना को सुनाने लगी। साधना सोचने लगी कि शिकायत करने के लिए इनके शरीर में और इनकी ज़बान में ताकत है, लेकिन एक कप चाय बनाने के लिए ताकत नहीं रहती है। मैं नहीं कहती कि मुझे भी चाय बनाकर दे दें, लेकिन कम से कम खुद की चाय तो बना के पी सकती हैं। लेकिन नहीं, बहू के इंतज़ार में बैठी रहेंगी, चाहे बहू 9 बजे उठे, 10 बजे उठे,
जब भी चाय बनाकर देगी बहू ही देगी, घर का कोई भी काम करेगी बहू ही करेगी, राशन पानी आएगा तो बहू ही लाएगी, दूध तक बहू ही लेगी। तो बहू को थकान नहीं होती। और बेटा थोड़ा ऑफिस चला जाता है तो आने के बाद उसकी थकान हो जाती है। निर्मला जी के नखरे रोज रोज के हो गए थे और राहुल अपनी माँ को समझाने से रहे। वो सीधा सीधा हाथ खड़ा करके कहते हुए चले जाते कि सास बहू के बीच में मुझे नहीं पड़ना, तुम दोनों अपना देख लो। पति ने बीच में पड़ने से मना कर दिया, लेकिन माँ जी जानबूझकर किसी न किसी को बीच में लाकर खड़ा ही कर देती थीं। हमारे बीच में हरदम एक युद्ध सा चलता ही रहता था। ना निर्मला जी साधना को समझने के लिए तैयार थीं, ना साधना माँ जी के हिसाब से काम कर पा रही थी। लेकिन आज तो हद हो गई जब साधना ने खुद अपने कानों से माँ जी को फ़ोन पर अपनी बेटी से बातें करते हुए सुना कि बहू उनका ख्याल नहीं रखती, टाइम पर उनको चाय पानी खाना नहीं देती है, दिन भर बैठे बैठे ऑफिस का काम करती है और फिर सो जाती है। क्यों सोती है ये भी नहीं बताया। और माँ जी की बात सुन बेटी ने तुरंत फ़ोन करके साधना को 4 बातें सुना दी। क्योंकि ननद थी और साधना से बड़ी थी, इसलिए उनका हक बनता था। और साधना बहू थी तो उसे सुनना था, क्योंकि साधना भगवान के घर से दिखा कर आई थी कि मैं बहू हूँ और मुझे सुनना ही है। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। एक तो साधना का सर दर्द से फटा जा रहा था, ऊपर से माँ जी के नखरे, और तीसरे ये ननद रानी जो फ़ोन करके उल्टा सीधा सुनाए जा रही हैं। मुझे घमंडी बता रही, नौकरी का घमंड है, मैं उनकी माँ का ख्याल नहीं रखती। जब इतना काम करने के बावजूद भी आपको नकारा और निकम्मा समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान उसकी सहनशीलता जवाब दे ही जाती है। मैंने भी माँ जी और राहुल के सामने ही ननद को सुना ही दिया, दीदी बना बनाया खाना लेकर खाने में माँ जी को परेशानी होती है, लेकिन सहेलियों के घर जाकर 4-4 घंटे बैठकर गप्पे लड़ाने में कोई थकावट नहीं होती। एक कप खुद की चाय बनाकर पी लेने में इन्हें परेशानी होती है। और अभी किसी सहेली का फ़ोन आ जाए कहीं घूमने के लिए तो तुरंत निकल पड़ेंगी। फिर ना इनके घुटनों में दर्द होता है, ना इनको कोई बीमारी होती है। सारी बीमारी, सारा सर दर्द बस बहू के सामने ही होता है, बहू को बुरा बनाने के लिए ही होता है। आप जो अपनी माँ के लिए मुझे इतना सुना रही हैं, ज़रा एक बार अपने ओर देखिए। आपकी सास तो लगातार आपके साथ काम करती रहती हैं, फिर भी माँ जी के साथ बैठकर आप उनकी 1000 शिकायतें करती हैं। और आपकी माँ का क्या, खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बना पाती, और तकलीफ़ आपकी माँ को बहुत है। बात तो मैंने तीखी बोली थी, लेकिन बोली तो सही थी, और वो भी सबके सामने ही बोला था, ताकि एक ही बार में सबको समझ में आ जाए। ननद रानी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन माँ जी का मुंह और भी गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से में राहुल को ही देखे जा रही थी, जैसे कह रही हूँ कि देख तेरी पत्नी तेरे सामने तेरी माँ की कितनी बेइज्जती कर रही है और तू चुपचाप बैठा देख रहा है। माँ को अपनी ओर गुस्से में देखते हुए देख राहुल ने कहा, माँ क्या तुम भी लेके बैठ गई हो? वैसे बुरा ना मानो तो साधना की बात में दम तो है। पूरे दिन आप अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमती रहती हैं, गप्पे लड़ाती रहती हैं, तब तो बिल्कुल सही रहती हो। थोड़ा बहुत अगर घर के कामों में मदद ही करवा दो, चलो मदद मत भी करो, कम से कम टाइम पर अपना चाय ही पी लो। खाना बना के रख देती है साधना सुबह सुबह, खाना ही खा लिया करो। अब आप इतना तो काम कर ही सकते हो। बेटे को पत्नी की साइड लेते हुए देख निर्मला जी आखिरकार बोल ही पड़ती हैं, हाँ बेटा तेरा भी रंग मुझे दिखाई दे ही रहा है। तू भी रंग गया है पूरी तरह से अपनी पत्नी के रंग में। सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती करते हुए तुझे बहुत मज़ा आ रहा है। माँ देखो, इन औरतों के पचड़े में मुझे न डालो। मैं तुम सास बहू के बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्ची बताऊं तो अगर आपको तकलीफ़ है तो मैं कल ही आपके लिए एक केयर टेकर रख देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो आपकी देखभाल में रहेगी। कम से कम ये रोज़ रोज़ की कचकच से तो छुटकारा मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई केयर टेकर नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। इतना सुनते ही राहुल ने जैसे नारा लगाते हुए खुशी जाहिर की। यस, ये हुई ना राहुल की माँ वाली बात। बस शाम की चाय की ही तो दिक्कत होती है। अब शाम की चाय माँ अपने लिए और अपने इस प्यारे बेटे के लिए बनाएगी। और साधना, तुम हमारे चाय पर बिल्कुल भी नज़र मत लगाना, तुम्हारे लिए तो माँ बिल्कुल भी चाय बनाने वाली नहीं है। कहते हुए राहुल ने धीरे से एक आंख मारी। मैं समझ गई, ये सब राहुल बस माँ जी को मनाने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि माँ जी वैसे दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभी टिपिकल सास वाली हरकतें कर देती हैं। क्यों नहीं बनाने वाली? तभी पीछे से ननद रानी की आवाज़ आई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ गई। ननद को सामने देख साधना थोड़ी घबरा गई। उसे लगा अब होगा घर में असली महाभारत। लेकिन ननद के चेहरे पर मुस्कुराहट देख साधना के साथ साथ निर्मला जी भी हैरान थी। बेटी को देखते हुए निर्मला जी ने कहा, अरे बेटा तुम कब आई? चल आजा, सुन ले तेरे भाई और भाभी तेरी माँ के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं माँ? मैंने सब कुछ सुना। भाभी ने भले ही बातें तीखी बोली है, लेकिन बोला तो सही है। ये तू कह रही बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो साधना ने तुझे कितना कुछ सुनाया था, भूल गई? हाँ माँ, सुनाया तो ज़रूर था, लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। साधना की बातें सुन मुझे गुस्सा भी बहुत आया था, और साधना की बात बस अकेले मैंने ही नहीं सुनी, आपके दामाद ने भी सुनी थी। अब तो साधना बिल्कुल ही डर गई और मन ही मन में सोचने लगी, हो गया कल्याण। जो भी बची खुची इज्जत थी वो भी चली गई। ननद ने कहा, माँ आपके दामाद ने मुझे समझाया कि भाभी का घर का और बाहर का मतलब औरतों का और मर्दों वाला दोनों ही काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, साथ ही साथ पूरा घर भी संभालती हैं। तो माँ आपको थोड़ा बहुत मदद तो कर देनी चाहिए। मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन आप चलती फिरती रहोगी तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप एक चाय बना के नहीं पी सकती तो कल को जब आपके पोते पोतियाँ होंगे तो आप उन्हें कैसे संभालोगी? फिर किसके भरोसे रहेंगे वो? क्योंकि भाभी तो अपना ऑफिस देखेंगी, फिर आपके पोते पोता कहाँ जाएंगे? सोचा है आपने? बेटी के मुंह से पोते पोतियों की बात सुन निर्मला जी के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। साथ ही राहुल साधना को देख इशारा करता है। साधना भी शर्मा जाती है। कहते हैं ना, सूद से ज़्यादा मूल की कीमत होती है, वैसे ही बेटे से ज़्यादा पोते पोतियों पर प्यार आता ही है। बेटी की बात सुन निर्मला जी बेटी को देखते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुझे भी अपने भाई का असर आ गया? तू भी मीठा मीठा बोलकर मुझे बहकाने आ गई? नहीं माँ, मैं बहकाने नहीं आई हूँ। मैं जो कह रही वो सच्चाई तो वही है। माँ अगर भगवान ना करे कल को आप बीमार पड़ जाएं और आपके साथ साथ मेरी सास भी बीमार पड़ जाएं, तो मैं अपनी सास की ही सेवा करूँगी, मैं आपकी सेवा करने नहीं आ पाऊँगी। अगर आपको एक गिलास पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भाभी ही देंगी। माँ आपका दुख सुख दोनों ही भाभी के साथ बीतने वाला है, इसलिए ये कभी कभी जो आप टिपिकल सास वाली हरकतें करती हैं बस वो छोड़ दीजिए। बाकी मेरे माँ में तो वैसे कोई भी कमी नहीं है। कहते हुए ननद रानी माँ जी को गले लगा लेती हैं। बहका नहीं रही माँ, दीदी सही कह रही। कल को आपके पोते पोतियाँ होंगे तो उन्हें तो आपको ही संभालना पड़ेगा ना। बीच में बोल पड़ा राहुल। माहौल पूरा ही मजाकिया हो गया था। राहुल की बात सुन निर्मला जी ने राहुल का कान पकड़ते हुए कहा, जब मैं इतने बड़े शैतान को संभाल सकती हूँ तो ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों को संभालना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी तुम लोग मेरी उम्र पर मत जाया करो। अभी भी मैं इतना हूँ कि मैं तुम सबको बैठा के खिला सकती हूँ। रही बात चाय की, तो तुम सब बैठो, आज मैं अपने हाथों से खुद अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर पिलाऊंगी। कहते हुए जैसे ही निर्मला जी उठने लगी कि साधना ने उनका हाथ पकड़ के बैठाते हुए कहा, नहीं माँ जी, अब तो मैं फ्री हूँ, मैं चाय बना सकती हूँ। आप बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, एक काम करो, तुम तब तक खाने की तैयारी करो, दामाद जी भी खाना खाकर ही जाएंगे, और तब तक मैं अपने हाथों से स्पेशल अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। कहते हुए निर्मला जी किचन में चली जाती हैं। अचानक से घर का माहौल इतना खुशनुमा हो गया था, इतना मजाकिया हो गया था कि सब लोग एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। साधना आगे बढ़ते हुए अपनी ननद का हाथ पकड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगी। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही? बात आपने ज़रूर तीखी बोली थी, लेकिन बोली तो सही थी, और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपके नंदोई जी मुझे ये बात नहीं समझाते तो आपको धन्यवाद करना है तो इनका करिए। साधना ने अपनी नंदोई की ओर देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए बोली, सच में आपकी समझदारी की वजह से इस समय सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, नहीं तो आज तो महाभारत पक्की थी। अरे नहीं भाभी, भाभी ये सीख तो हर सास को, ननद को और बहू को समझना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करते हुए घर कैसे चल सकता है।
तो फिर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आपके साथ साथ मेरा घर भी सुधर गया, क्योंकि मेरी पत्नी जो सुधर गई। एक बार फिर से हंसी का माहौल गूंज उठा। दोस्तों, सही तो कहा किसी ने कि अगर सास बहू में और बहू सास में कमियां निकालती रहे तो कमी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। बेहतर होगा एक दूसरे को समझते हुए प्यार से अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएं। मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।